इस लेक्चर में न्यूमेरिकल की संख्या 100 हो सकती है, पर क्या 100 के 100 क्वेश्चन करना जरूरी है? नहीं, हर एक क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट समझना है, फॉर्मूला याद रखना है और आपका काम हो जाएगा। इस डायग्राम में क्या कठिन लग रहा है? कुछ कठिन नहीं है, बस हमको ध्यान देना है। 15 यहाँ, 15 यहाँ, 30 सेंटीमीटर अपने को यूनिट को कन्वर्ट करना है और अपने आंसर आसानी से आएंगे। ये बात है 2024 की, जब 4 नंबर में कोई भी डेरिवेशन नहीं आया था, सिर्फ और सिर्फ न्यूमेरिकल क्वेश्चन आया था चैप्टर 1 और 2 से। इसलिए भी आपको न्यूमेरिकल क्वेश्चन के लिए तैयार रहना है। मैं बार बार एक ही बात कहूंगा कि सारे न्यूमेरिकल करने में अपना टाइम वेस्ट बिल्कुल भी मत करना। जितने सवाल दिए हैं सबके फॉर्मूले बनने चाहिए आपसे, फिर एग्जाम में अपने आप सवाल बनने लग जाएगा। हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं अभिषेक तिवारी एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपका रिविजन के इस यूट्यूब चैनल पर। आज हम मिशन मेरिट में कुछ चीजों की चर्चा करेंगे और उन चीजों में आएंगे आंकिक प्रश्न। अब मैं आप लोगों को बता दूं, आज का समय आपके पास बहुत ज्यादा कम बचा है और उसके बाद भी हमें कुछ चीजें पढ़नी अलग से है और आपका पेपर है 13 फरवरी को। ज्यादा समय हमारे पास है नहीं, तो फिर हमें क्या करना चाहिए? क्या सर हमें ये पूरे के पूरे मैं 100 न्यूमेरिकल क्वेश्चन लेकर आया हूं? कितने? 100 न्यूमेरिकल क्वेश्चन लेकर आया हूं। और प्रॉब्लम वाली बात यह है कि मैं इस वीडियो को बहुत ज्यादा लंबा नहीं खींचना चाहता हूं, तो आप ध्यान देंगे मैं बहुत सारे प्रश्नों को सॉल्व किया ही नहीं मैंने। आपको शुरुआत के कुछ प्रश्न सॉल्व मिल जाएंगे, फिर बाकी के जो प्रश्न हैं ये केवल और केवल प्रश्न हैं, इसका कोई उत्तर कहीं पर नहीं लिखा है। ठीक है, अब आपके मन में आ रहा होगा कि सर जैसे पहले आंसर दे दिए थे वैसे आंसर दे दीजिए, तो बेटा समय बहुत ज्यादा कम बचा था, इसलिए हमने इसको जल्दी से खत्म करने के बारे में सोचा है। तो हम आपको सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन प्रोवाइड कर रहे हैं। क्या दे रहे हैं सर? सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन प्रोवाइड कर रहे हैं और कुछ ना कुछ हिंट देते जाएंगे कैसे सॉल्व करना है। बीच बीच में एक दो क्वेश्चन जो मैं सॉल्व करवा सकता हूं, बीच में मैं सॉल्व करवाऊंगा। ठीक है, लेकिन इस वीडियो को मैं 1 घंटे से ज्यादा का नहीं रखना चाहता हूं, क्योंकि यहां पर आपका टाइम वेस्ट भी हो सकता है। ठीक है, तो चलिए मैं आप लोगों को बताता हूं कि आपको इस प्रकार के प्रश्न आ सकते हैं। अब आंकिक प्रश्न किन लोगों को करनी है? देखिए, जिनकी पूरी तैयारी हो चुकी है थ्योरी वाले कॉन्सेप्ट की, सारी चीजों की, वो आंकिक प्रश्नों के पे थोड़ा ज्यादा ध्यान देंगे। कम से कम 2 घंटे का टाइम देंगे आज रात में आंकिक प्रश्नों को। और जो ऐसे बच्चे हैं जिनकी थ्योरी की तैयारी उतनी अच्छी तरीके से नहीं हुई है, वो आंकिक प्रश्नों में सिर्फ और सिर्फ विगत वर्षों के प्रश्न हल करें, पूरे के पूरे हल करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, इनके बारे में भी आपको यह कहना चाहूंगा, हर एक क्वेश्चन का कंसेप्ट देख लीजिएगा, फॉर्मूला देख लीजिएगा और आपको चीजें बन जाएंगी। ठीक है, पूरा सॉल्व करने पे ध्यान देंगे तो हमारा बहुत सारा समय बर्बाद हो जाएगा। आइए भाई, अब जल्दी से मैं आपको क्वेश्चन की तरफ लेकर चलता हूं कि सर पहले पार्ट से लेकर 14 पार्ट तक क्या क्या क्वेश्चन हमें दिखाई दे सकते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन हमारे पास विद्युत आवेश तथा क्षेत्र बोले तो इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड से आएगा। ठीक है, क्वेश्चन बहुत सिंपल है। 2 point charges QA is equal to 2 microcoulomb and QB is equal to -2 microcoulomb are placed 40 centimeter apart in vacuum. ठीक है, फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट मिड पॉइंट। मिड पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। दो बिंदु आवेश है, एक है 2 माइक्रोकूलम का, एक दूसरा -2 माइक्रोकूलम का है। दोनों एक दूसरे से 40 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर रखे हुए हैं। उन दोनों के सेंटर पे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता मतलब कि इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी। कैसे कैलकुलेट करेंगे सर जी? आइए मैं आपको बताता हूं कैसे कैलकुलेट करेंगे। यहां पर हम एक आवेश लेते हैं ए, एक आवेश लेते हैं बी। ठीक है, यहां पर 2 माइक्रोकूलम, यहां पर -2 माइक्रोकूलम। सेंटर पे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी थी। यदि मैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की बात करूं, इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करूं, उसका डायरेक्शन प्लस से माइनस की तरफ होता है। ये प्लस है, पॉजिटिव है, इससे इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ होगी, इसलिए ए वाली इलेक्ट्रिक फील्ड ई ए करके ऐसे लिख दी, बी वाली इलेक्ट्रिक फील्ड ई बी करके ये येलो कलर से ऐसे लिख दी। अब चूंकि दोनों सेम डायरेक्शन में है और चूंकि दोनों के दोनों सेम भी आएंगे, यदि आप ध्यान दें तो ये वैल्यू और ये वैल्यू दोनों के दोनों सेम है, तो इनको हम डायरेक्ट इनको प्लस करने वाले हैं। तो ई ए और ई बी इक्वल है, तो दोनों को हम प्लस कर देंगे। प्लस करके हमारा आंसर आएगा कितना? 9 × 10⁵ न्यूटन पर कूलम। ठीक है, आप में से यदि कोई चाहे तो तुरंत स्क्रीनशॉट ले सकता है। बाकी इसका पीडीएफ तो मैं आपको व्हाट्सएप चैनल पे डलवा ही दूंगा। चलिए अगले क्वेश्चन में आपके पास क्वेश्चन पूछा जा सकता है, दो छोटे आवेशित गोलों के बीच बल क्या होगा जिनके पास क्रमशः 2 × 10⁻⁷ कूलम और 3 × 10⁻⁷ कूलम आवेश है और जो हवा में 30 सेंटीमीटर की दूरी पर है। What is the force between two small charge spheres having charges 2 × 10⁻⁷ coulomb and 3 × 10⁻⁷ coulomb placed at 30 सेंटीमीटर apart in air? एयर में हमारे पास दो चार्ज रखे हुए हैं, दोनों के बीच में लगने वाला फोर्स बताना है। कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे सर? कूलाम का नियम या फिर कह लीजिए कूलाम्स लॉ। कूलाम्स लॉ लगा दीजिए भैया। फॉर्मूला होता है 1/4πε0 Q1 Q2 बटे में r²। 1/4πε0 की वैल्यू सबको मालूम है, 9 × 10⁹ होगी।
Q1 Q2 की वैल्यू मालूम है 2 × 10⁻⁷, 3 × 10⁻⁷, नीचे r का स्क्वायर। ध्यान देने वाली बात है, जो भी आप r देखेंगे तो सेंटीमीटर में दे रखा था, इसलिए मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 10⁻⁻² से मैंने मल्टीप्लाई किया है और आपका आंसर आ जाएगा F बराबर 6 × 10⁻³ न्यूटन या फिर 6 × 10⁻³ न्यूटन। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। किसी निकाय में दो आवेश रखे हुए हैं, QA 2.5 × 10⁻⁷ कूलम और QB है -2.5 × 10⁻⁷ कूलम, जो क्रमशः बिंदु 0, 0, -15 सेंटीमीटर और बिंदु 0, 0, +15 सेंटीमीटर पर स्थित है। ठीक है, निकाय का कुल आवेश और विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण पता करना है। क्या पता करना भैया? इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट पता करना है और टोटल चार्ज पता करना है। इंफॉर्मेशन हमारे पास ये दे रखी है, ध्यान देंगे। इंफॉर्मेशन के हिसाब से मैं लिख देता हूं कि QA की वैल्यू क्या है 2.5 × 10⁻⁷ कूलम। कोऑर्डिनेट्स क्या भैया, कहां पर रखे? 0, 0, -15 सेंटीमीटर पर। QB की वैल्यू सर -2.5 × 10⁻⁷ कूलम। इनके कोऑर्डिनेट क्या है सर? 0, 0, +15 सेंटीमीटर। टोटल चार्ज निकालना है, दोनों को प्लस कर दो तो कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ठीक है, दोनों को प्लस कर दो 0 हो जाएगा। डायपोल मोमेंट निकालना था, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, फॉर्मूला होता है 2A × μ। 2A मतलब इन दोनों के बीच की दूरी 30 सेंटीमीटर थी। 30 सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना जरूरी है, इसलिए 30 × 10⁻² और फिर मीटर लिख दिया मैंने। और जब मैं यहाँ पर ये वैल्यू लिखता हूं तो मेरा सॉल्व करने के बाद आंसर आता है 7.5 × 10⁸ न्यूटन मीटर। ठीक है, चलिए सर न्यूटन मीटर, इसका ये जो न्यूटन मीटर है इसको ये लिखना थोड़ा सा गलत हो जाएगा, मुझे इसको कहना चाहिए सर कूलाम मीटर आएगा। क्या आएगा? कूलाम मीटर आएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हो सकता है 4 × 10⁻⁹ कूलाम मीटर द्विध्रुव आघूर्ण का कोई वैद्युत द्विध्रुव 5 × 10⁴ न्यूटन प्रति कूलाम परिमाण की किसी एक समान विद्युत क्षेत्र की दिशा से 30 डिग्री पर संरेखित है। एक इलेक्ट्रिक डायपोल है जो इलेक्ट्रिक फील्ड में 30 डिग्री का एंगल बनाते हुए रखा गया है। टॉर्क कैलकुलेट करना है, मतलब कि बल आघूर्ण कैलकुलेट करना है। टॉर्क का फॉर्मूला आप सभी को मालूम होगा, टाउ इक्वल टू होता है PE sin थीटा। तो यहाँ पे PE sin थीटा का बढ़िया से कॉन्सेप्ट लगाएंगे और इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, P की वैल्यू हमको दे रखी है, E की वैल्यू दे रखी है, sin 30 की वैल्यू 1/2 होती है। सॉल्व कीजिए, 10⁻⁴ न्यूटन मीटर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन, ऊन से रगड़े जाने पर जब हम पॉलिथीन को वूल से अच्छे तरीके से रगड़ते हैं, रब करते हैं, तो कुछ चार्ज हमको जो है ट्रांसफर दिखाई देता है और हमें पॉलिथीन पर 3 × 10⁻⁷ कूलम का चार्ज नेगेटिव चार्ज दिखाई दे रहा है, ऋण आवेश दिखाई दे रहा है। मतलब पॉलिथीन पे क्या हुआ भैया? इलेक्ट्रॉन आ गए हैं। पर प्रश्न है एस्टिमेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर्ड फ्रॉम विच टू विच। कह रहे हैं कि स्थानांतरित किस पदार्थ से किस पदार्थ में इलेक्ट्रॉनों की संख्या आकलित कीजिए कि यदि इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए तो कहां से कहां। आप कहे सर पॉलिथीन में दिखाई दे रहे हैं ना, तो कहे सर ऊन से पॉलिथीन में इलेक्ट्रॉनों का ट्रांसफर हो गया है। ठीक है, कितने इलेक्ट्रॉनों का ट्रांसफर हो गया? फॉर्मूला लगाओगे Q बराबर NE का, तो N बराबर Q बटे में E हो जाएगा। 3 × 10⁻⁷ बटे में 1.6 गुणित में 10⁻⁻19। N बराबर आ गया 3 बटे में 1.6 × 10⁻12। सॉल्व करेंगे 1.872 लगभग 2 के बराबर। पूछा कि सर कितना, क्या द्रव्यमान भी बदलेगा? हाँ सर, इलेक्ट्रॉन के पास क्या होता है? मास होता है। इलेक्ट्रॉन जा रहे तो उतना ही मास ट्रांसफर हो रहा होगा। मास का भी कैलकुलेशन मैंने लिख दिया। ठीक है, चलिए आप लोग ये बात समझ पा रहे हैं। सारे क्वेश्चंस के उत्तर लिखने का ना तो मेरे पास समय है, ना तो आपको इतना समय है कि आप 2 से 3 घंटे का लेक्चर देख पाए, इसलिए मैं इसको जल्दी समाप्त करने का प्रयास कर रहा हूं। अगला क्वेश्चन, एक समान विद्युत क्षेत्र दे रखा है, एक समान यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखी है 3 × 10⁻³ I कैप न्यूटन पर कूलम। ये जो आपको I कैप दिखाई दे रहा है ना, I कैप, ये क्या बता रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन किस डायरेक्शन में है सर? X डायरेक्शन में है। और आपसे पूछ रहे हैं सर यदि YZ तल के समांतर कोई पृष्ठ है, क्या एक ऐसा प्लेन है जो YZ प्लेन के पैरेलल है, तो वहां पर फ्लक्स बताना है। आइए कैलकुलेशन पर ध्यान देते हैं। यदि प्लेन होगा तो सर एरिया वेक्टर अपना सीधा जाएगा, क्षेत्रफल सदिश एकदम सीधा जाएगा। कोण कितना बन जाएगा? 0 डिग्री का। फॉर्मूला लगाए E A cos थीटा का, E पता है। ए कैसे निकालेंगे सर? भुजा गुणित भुजा होता है, साइड इंटू साइड क्या होता है? एरिया ऑफ स्क्वायर। तो इस हिसाब से कैलकुलेशन आ जाएगा। दूसरी बार में क्वेश्चन है 60 डिग्री कर दें एंगल, तब क्या होगा? तो cos 60 की वैल्यू अपन क्या रख देंगे? 1/2। इस प्रकार से एक और आंसर आपके सामने है। ठीक है, बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं। अब आपको बता दूं चैप्टर 1 और चैप्टर 2 के कुछ सवाल हल किए मैंने। ज्यादा हल करने का ना मेरे पास समय है, ना आपके पास देखने का समय है। तो कुछ क्वेश्चन ज्यादातर लोगों को ये मैं पहले भी बता चुका हूं कि बहुत सारे प्रश्न 25 IMP क्वेश्चन। सबसे पहले आप विगत वर्षों के प्रश्न कर डालिए सारे के सारे, और फिर इन प्रश्नों पर आइएगा।
इन प्रश्नों को वही बच्चे बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से करेंगे जिनका थ्योरी पार्ट कंप्लीट है। यदि कोई ऐसा बच्चा जिसका थ्योरी पार्ट वीक चल रहा है, वो थ्योरी पे फोकस करे, केवल विगत वर्षों के प्रश्न करेगा, आंकिक प्रश्नों में बहुत ज्यादा समय देंगे तो थोड़ा सा समय बर्बाद हो सकता है। अगला प्रश्न है, किसी काले बॉक्स के पृष्ठ पर विद्युत क्षेत्र की सावधानी पूर्वक ली गई माप यह संकेत देती है कि बॉक्स के पृष्ठ से गुजरने वाला नेट फ्लक्स 8.0 इंटू 10⁻³ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम है। बॉक्स के भीतर नेट आवेश कितना होगा? क्वेश्चन बोलता है कि केयरफुली हमने मेजरमेंट किया कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो यदि मैं पूछूं कि कोई बॉक्स है, बॉक्स से निकलने वाला जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो ये इतना है। अब हमसे पूछ रहे हैं कि चार्ज क्या होगा। आइए चार्ज का कैलकुलेशन बताता हूं। गॉस थ्योरम पढ़ा होगा, फाई इज इक्वल टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट होता है। यदि मैं क्यू चार्ज निकालना चाहता हूं तो एप्सिलॉन नॉट डिवाइड हो रहा है, भाग हो रहा है, पक्षांतर कर दीजिए, ट्रांसपोज करने के बाद यहाँ पे मल्टीप्लाई आ जाएगा। यदि मैं इसको मल्टीप्लाई करता हूँ, फाई का एप्सिलॉन नॉट से इसकी वैल्यू है, एक्चुअली में इसकी वैल्यू 8.854 करके भी होती है। यदि और ज्यादा ऐसा डेप्थ में जाएंगे तो 7.1 के समथिंग कुछ आ जाएगा। मैंने केवल 85 ली है इसलिए आया। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, कोई अनंत रैखिक आवेश 2 सेंटीमीटर दूरी पर 9 × 10⁴ न्यूटन प्रति कूलम विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। रैखिक आवेश घनत्व ज्ञात कीजिए। ठीक है, एन इनफाइनाइट लाइन चार्ज प्रोड्यूसेस अ फील्ड ऑफ 9 × 10⁴ न्यूटन पर कूलम एट अ डिस्टेंस ऑफ 2 सेंटीमीटर। कैलकुलेट द लीनियर चार्ज डेंसिटी। ठीक है, कैसे कैलकुलेट करेंगे? आइए फॉर्मूला लगाएंगे लीनियर चार्ज डेंसिटी के हिसाब से, E = λ/2πε0r। वैल्यू पूरी ट्रांसफर कीजिए, हमारा आंसर सामने है। अगला क्वेश्चन सर, स्थिर विद्युत विभव तथा धारिता पर आ गए, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस पर आ गए। अब जल्दी जल्दी से हम प्रश्न पढ़ते हुए आगे निकलते हैं। प्रश्नों में जहां पर आंसर नहीं लिखा वहां पे मैं कुछ हिंट दूंगा आपको, जिससे आप इसको सॉल्व थोड़ा आसानी से कर पाए। ठीक है, चलिए भाई, तो अब ये तो विभव का फॉर्मूला लगाना भैया, 1/4πε0 Q/r। तो आसानी से आपसे ये क्वेश्चन बन जाएगा, कैलकुलेट द पोटेंशियल एट अ पॉइंट P ड्यू टू अ चार्ज ऑफ 4 × 10⁻7 कूलम लोकेटेड 9 सेंटीमीटर अवे। बहुत सिंपल है, वैल्यू रख देंगे आपका आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन सर, उसी का दूसरा पार्ट है सर, आप इतना चार्ज यदि मैं कह रहा हूं इतने चार्ज को कहीं से लेकर आए तो वर्क डन कितना होगा? W = Q × V का फॉर्मूला लगाएंगे, अपना आंसर सामने होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दो आवेश हैं, वही जैसे अभी थोड़ी देर पहले अपन ने ग्राफिकल देखा था। तो सर ग्राफ में इस प्रकार से है कि एक्स एक्सिस में कहीं पर ये चार्ज रखा है -9 सेंटीमीटर, 0,0 पर। अगला है सर +9 सेंटीमीटर, 0,0 पर। 9 और 9 मिला के टोटल कितना डिस्टेंस हो गया सर? 18 सेंटीमीटर, जिस वैल्यू का अपन यहाँ पर उपयोग करने वाले। ठीक है, इसके बाद फॉर्मूला लगाएंगे पोटेंशियल एनर्जी का, 1/4πε0 Q1 Q2/r। सॉल्व करेंगे, अपना आएगा आंसर 0.7 जूल, माइनस का 0.7 जूल। पर यदि लाने में कोई काम करना पड़े, इनको अलग अलग करना, दूर भगाना है, तो अपने को कार्य करना पड़ेगा प्लस का 0.7 जूल। ठीक है, चलो अगला, 900 पिकोफैरेड के संधारित्र को 100 वोल्ट की बैटरी से आवेशित किया जाता है। संधारित्र में संचित कुल विद्युत स्थितिज ऊर्जा क्या है? इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है किसी कैपेसिटर में। क्या फॉर्मूला होता है? हाफ CV²। यहाँ पर हाफ CV² लगाएंगे, हमारा आंसर है 4.5 × 10⁻6। और आगे बढ़ू तो दो आवेश दे दिए सर, 5 × 10⁻8 और -3 × 10⁻8 कूलम। दो चार्ज है, लोकेटेड 16 सेंटीमीटर अभी एक दूसरे से 16 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर। दोनों में से किसके पॉइंट, ऐसा कौन सा पॉइंट होगा? ठीक है, ऐसा कौन सा पॉइंट होगा जिसमें पोटेंशियल अपना कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा। तो देखिए, एक केस मैंने आपको करके बताया है। ठीक है, एक केस मैंने आपको करके बताया कि ये एक पॉइंट हो सकता है जहां पे पोटेंशियल 0 हो। एक और ये मैं कहूंगा आपको केस 1 है। एक और केस 2 आपके लिए रखता हूं कि केस 2 में यदि आप ध्यान देंगे, ध्यान दीजिएगा, यदि मैं केस 2 की बात करूं तो केस 2 में एक और चीज हो सकती है कि इसके बाईं या दाईं ओर यदि मैं बात करूं तो यदि मैं कहूं कि यहां पर पॉइंट न लेके यहां कहीं पे पॉइंट होता तो वहां पे एक और वैल्यू आती जिसका कैलकुलेशन आपको करना होगा। ठीक है, क्या किया मैंने? दो चार्ज है, उनके बीच में एक पॉइंट लिया, बोला सर यहाँ पे पोटेंशियल 0 होगा। अब पोटेंशियल मतलब विभव कैसी राशि है सर? अदिश राशि है। अदिश राशि मतलब सीधे सीधे जोड़ दो, VA प्लस में VB इक्वल में लिख दिया अपन ने 0। अब सॉल्व करते गए एक्स की वैल्यू होगी 6 सेंटीमीटर। ठीक है, चलो भाई अगला है 10 सेंटीमीटर भुजा वाले एक समषट्भुज की बात कर रहे हैं, हेक्सागोन की बात कर रहे हैं। उसके सेंटर पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना था। अपन ने पूरा फॉर्मूला लगाया, आपका सर सारा डिस्टेंस सेम टू सेम रहेगा तो सबको एक बार जोड़ना है, V1 V2 V3 V4 V5 और V6 को 6 से मल्टीप्लाई कर दो, आंसर आएगा 2.7 × 10⁻6। अगला क्वेश्चन है, 6 सेंटीमीटर की दूरी पर अवस्थित दो बिंदुओं A एवं B पर दो आवेश 2 माइक्रोकूलम और -2 माइक्रोकूलम रखें।
two charges 2 microcoulomb and minus 2 microcoulomb are placed at points A and B 6 सेंटीमीटर अपार्ट। अब हमें बताना है कि इनका इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होगा, मतलब समविभव पृष्ठ क्या होगा। साथ ही साथ में हमें बताना है इस पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर विभव की दिशा क्या है, ठीक है, सॉरी विद्युत क्षेत्र की दिशा क्या है। तो इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होगा सर, सेंटर वाला होगा। क्यों, सेंटर पे हर एक पॉइंट पर पोटेंशियल कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा, विभव कितना आएगा, 0। निरक्षीय स्थिति आपने पढ़ा होगा। साथ ही साथ में हमें पता ही थी यहाँ पर ये अपने लिए एक प्रकार से क्या बनाएगा सर, ये हमारा वो है, यदि समविभव पृष्ठ है तो इसके अभिलंबवत क्या होती है, विद्युत क्षेत्र रेखाएं। तो विद्युत क्षेत्र की दिशा ए से बी हो जाएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन फ्रॉम ए टू बी हो जाएगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, एक समांतर पट्टिका संधारित्र जिसकी पट्टिकाओं के बीच वायु है की धारिता 8 पिकोफैरेड दे रखी है। ठीक है, एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है जिसके बीच में एयर है, उसकी जो कैपेसिटेंस है दे रखा है आपको 8 पिकोफैरेड। यदि कह रहे हैं कि सर डिस्टेंस को आधा कर दीजिए, दूरी को आधा कर दिया गया है, और 6 परावैद्युतांक मतलब डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के की वैल्यू 6 कर देने पर आप बताइए नया कैपेसिटेंस क्या होगा। कैलकुलेशन आपके सामने है, हमारा आंसर आएगा फॉर्मूला लगाने के बाद में ये सब 96 पिकोफैरेड। चलिए भाई, अगला क्वेश्चन है, 9 पिकोफैरेड के 3 संधारित्रों को श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है, कुल धारिता क्या है। यदि संयोजन को 120 वोल्ट के संभरण मतलब बैटरी होता है से जोड़ दिया जाए तो प्रत्येक संधारित्र पर क्या विभवांतर होगा। 3 कैपेसिटर्स आर कनेक्टेड, 3 कैपेसिटर हैं, तीनों को 9 पिकोफैरेड के तीनों कैपेसिटर को सीरीज में जोड़ दिया गया है। अब आपसे बोला जा रहा है कि what is the total capacitance, net capacitance बताना है, what is the potential difference across each capacitor if the combination is connected to a 120 volt supply। यदि ध्यान देंगे आप तो क्या यहाँ पर करना है भाई, हमको करना है 1/c is equal to 1/c1 plus 1/c2 plus में 1/c3। इस फॉर्मूले का यूज करना है, 1/9 plus 1/9 plus 1/9 3/9 1/3 आंसर आएगा 3। अगले क्वेश्चन पे फोकस करेंगे, 2 पिकोफैरेड। अब यहाँ पे मैं आपको हिंट देना चालू कर रहा हूं क्योंकि मैंने पूरे सॉल्व करके नहीं लिखे हैं। ठीक है, 2 पिकोफैरेड, 3 पिकोफैरेड और 4 पिकोफैरेड वाले 3 संधारित्र 5 क्रम में जोड़े हैं। बोले तो सर ये तीनों के तीनों जोड़े गए हैं सर पैरेलल में। पूछ रहे हैं व्हाट इज द टोटल कैपेसिटेंस। सर टोटल कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या होता है, C1 plus C2 plus C3। क्या, C1 plus C2 plus C3। बोले सर 3 + 2 + 4 9। तो बोले सर 9 पिकोफैरेड। नेट कैपेसिटेंस अपने सामने है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं सर। क्या करेंगे, इसको थोड़ा और डिटेल में करेंगे। आगे बढ़ते हैं, डिटरमाइन द चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर। चार्ज का फॉर्मूला सर Q = CV लगाएंगे, अपना आंसर आ जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है सर हमारे पास, पट्टिकाओं के बीच वायु वाले एक समांतर पट्टिका संधारित्र की प्रत्येक पट्टिका का क्षेत्रफल हमको दे रखा है तथा उनके बीच की दूरी दे रखी है। सर दोनों प्लेट्स का एरिया दे रखा है, दोनों के बीच का डिस्टेंस दे रखा है। ठीक है, मतलब हमको दे रखा है सर एरिया, हमको दे रखा है डिस्टेंस। ठीक है, बता रहा हूं कैसे सॉल्व करोगे। ठीक है, यदि संधारित्र की धारिता को परिकलित कीजिए, धारिता का फॉर्मूला क्या होता है सर, ε0 A/d। ठीक है, इस प्रकार से आप कैपेसिटेंस कैलकुलेट कर सकते हैं। एक और चीज पूछी है कि इफ दिस कैपेसिटर इज कनेक्टेड टू 100 वोल्ट सप्लाई व्हाट इज द चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर। Q = CV का फॉर्मूला लगाएंगे चार्ज निकालने के लिए। चलो और आगे बढ़ता हूं अगले क्वेश्चन की तरफ कि अगला क्वेश्चन है हमारे पास, एक 12 पिकोफैरेड कैपेसिटर है, कनेक्ट किया गया 50 वोल्ट की बैटरी से, कितनी एनर्जी स्टोर है ये बताना है। ठीक है, 12 पिकोफैरेड का एक कैपेसिटर है, हाफ CV² फॉर्मूला लगाओ। बोले सर हाफ C कितना है सर 12 है, V का स्क्वायर कितना सर 50 का स्क्वायर। सर 2 छक्के 12, 50 का स्क्वायर कितना हो जाता है सर 2500। 25 का 6 से गुणा सर 6 पंचे 30 की 0 हासिल है, 3 6 दूनी 12 3 15। कुछ इस प्रकार से अपना आंसर आएगा। ठीक है, तो क्या लगाना है आपको, हाफ CV² का फॉर्मूला लगाना है और अपना आंसर सामने से आ जाएगा। ठीक है, चलो भाई अगला क्वेश्चन क्या हो जाएगा। अगला क्वेश्चन सर हमको मिलेगा विद्युत धारा से। विद्युत धारा मतलब तीसरा पार्ट। अभी मैं आपको तीसरे पार्ट तक लेकर आया हूं, लेकिन मैं आपको लेकर जाऊंगा 14वें पार्ट तक। ध्यान दीजिए, क्वेश्चन बन सकता है कोई एक तार है जिसकी लंबाई उसकी मूल लंबाई की आधी हो गई। ठीक है, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल डबल कर दिया जाए, उसका प्रतिरोध क्या होगा। बोले सर व्हाट विल द रेजिस्टेंस ऑफ वायर इफ द लेंथ चेंज एट हाफ। मतलब अपने क्या कर दिया है, हाफ अपने आधी लेंथ चेंज कर दी है, लेंथ को आधा कर दिया है, और क्रॉस एरिया क्या कर दिया, डबल कर दिया। पहले रेजिस्टेंस कितना रहा होगा सर ρL/A। अब रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा सर R' बराबर ρL' कह रहे सर लेंथ को आधा कर दिया है। ठीक है, ये हो जाएगा हमारे पास लेंथ आधा कर दिया L/2 और एरिया डबल कर दिया 2A। 2 नीचे आ जाए, ये हो जाएगा R = 1/2 या 4 इंटू में ρL और अपॉन में A। ρL/A पुराना वाला है, हाँ सर पुराना वाला है, तो हम लिख देंगे R' बराबर 1/4R।
बोले सर जो नया वाला रेजिस्टेंस है वो पुराने वाले रेजिस्टेंस का 1/4 टाइम्स हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा। ठीक है, तो प्रश्न आसान आने वाले हैं, बस आपको थोड़ी ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। अगला क्वेश्चन, किसी कार की संचायक बैटरी या विद्युत वाहक बल 12 वोल्ट है। यदि बैटरी का आंतरिक प्रतिरोध 0.4 ओम हो तो बैटरी से ली जाने वाली अधिकतम धारा का मान क्या है? द स्टोरेज बैटरी ऑफ अ कार हैज एन ईएमएफ ऑफ, ईएमएफ हमको दे दिया सर 12 वोल्ट का। ठीक है, ईएमएफ 12 वोल्ट हो गया। इफ द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द बैटरी इज 0.4 ओम, कह रहे सर 0.4 ओम का इंटरनल रेजिस्टेंस, आई मैक्स क्या होता है भाई, ई अपॉन में आर, कितना हो जाएगा भाई 12 अपॉन में 0.4 कितना हो जाएगा सर जी 30 एम्पियर, क्या हो जाएगा 30 एम्पियर आ जाएगा आंसर। चलो भाई और आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला है 10 वोल्ट विद्युत वाहक बल वाली बैटरी जिसका आंतरिक प्रतिरोध 3 ओम है, किसी प्रतिरोधक से संयोजित है। यदि परिपथ में धारा का मान 0.5 एम्पियर हो तो प्रतिरोधक का प्रतिरोध क्या है? जब परिपथ बंद है तो सेल की टर्मिनल वोल्टता क्या होगी? क्वेश्चन है अ बैटरी ऑफ ईएमएफ 10 वोल्ट, कह रहे हैं सर एक बैटरी है जिसका ईएमएफ कितना है हमारे पास 10 वोल्ट है, इंटरनल रेजिस्टेंस 3 ओम है, कनेक्टेड टू अ रेजिस्टर इफ द करंट इन द सर्किट इज 0.5 एम्पियर। ध्यान देंगे E इज इक्वल टू आई इंटू में R प्लस में R हुआ करता है। E की वैल्यू कितनी दे दी सर 10 दे रखी है, क्या E की वैल्यू कितनी दे दी सर 10 दे रखी है। करंट I कितना दे रखा है 0.5 एम्पियर मतलब आधा एम्पियर, और फिर R प्लस में R, इंटरनल रेजिस्टेंस हमको 3 दे रखा है और एक्सटर्नल हमें मालूम नहीं है। 2 10 जा कितना हो जाएगा 20 बराबर में 3 प्लस में R, 3 प्लस हो रहा है यहाँ के माइनस हो जाए, R इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 20 माइनस 3 कितना 17 ओम। बाहर प्रतिरोध बोले तो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आपके सामने आ चुका है 17 ओम। एक और क्वेश्चन हो सकता है जब परिपथ बंद है तो सेल की टर्मिनल वोल्टता क्या होगी? व्हाट इज द टर्मिनल वोल्टेज ऑफ द बैटरी व्हेन द सर्किट इज क्लोज्ड? ध्यान देंगे फॉर्मूला लगाएंगे हम V इज इक्वल टू E माइनस में I इंटू में क्या हो जाएगा R। E कितना हमारे पास है सर, E हमारे पास है 10 और माइनस का I इंटू में R, I कितना है सर आधा, और R कितना है सर इंटरनल रेजिस्टेंस हमारे पास 3 दे रखा था तो 3, ये हो जाएगा 10 माइनस 1.5, 10 में से 1 गया तो 9, आधा गया तो 8.5 और आंसर आएगा वोल्ट में। ठीक है, तो चीजें आसान है, थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी अपना आंसर आ जाएगा। हाँ समय कम है तो केवल तभी मेहनत करेंगे इस पर ज्यादा। ध्यान देना न्यूमेरिकल पे फोकस तभी ज्यादा करोगे जब तुमसे थ्योरी पूरे बनने लग गई है। ठीक है, यहाँ पे क्या कंसेप्ट लगाएंगे सर जी, यहाँ पे बहुत सिंपल कंसेप्ट लगाएंगे कि कमरे के ताप पर बोला ना, ध्यान देंगे सर जी यहाँ पर फॉर्मूला हो जाएगा अल्फा इज इक्वल टू R माइनस R नॉट बटे में R नॉट इंटू में डेल्टा टी। यदि आप प्रतिरोधकता ताप गुणांक बोले तो कोफिशिएंट ऑफ टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी यदि फॉर्मूला लगाते हो तो आप इसको आसानी से हल कर डालोगे। आगे बढ़ता हूं, ठीक है, अब सीधे सीधे सवालों पर ध्यान देते हैं। 15 मीटर लंबा एक तार है, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल दे रखा है। ठीक है, अनुप्रस्थ काट वाले तार से उपेक्षणीय धारा प्रवाहित की गई और इसका प्रतिरोध 5.0 ओम मापा गया। प्रायोगिक ताप पर पदार्थ की प्रतिरोधकता क्या होगी? टेम्परेचर पूछा जा सॉरी रेजिस्टिविटी पूछी जा रही है। रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला रो इज इक्वल टू आर ए और अपॉन में कितना आ जाएगा एल। आर हमको मालूम है सर, एल मालूम है हमारे पास, आर मालूम, ये आर की वैल्यू है हमारे पास, ये एल की सॉरी ये ए की वैल्यू है हमारे पास एरिया, और ये हमारे पास लेंथ की वैल्यू हो गई। आराम से आप रेजिस्टिविटी कैलकुलेट कर सकते हो। अगले क्वेश्चंस पर फोकस करेंगे। ठीक है, यहां पर हमको टेम्परेचर कोफिशिएंट का यूज करेंगे। डिटरमाइन द टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी, फॉर्मूला आ जाएगा R इज इक्वल टू R माइनस R नॉट अपॉन में R नॉट मल्टीप्लाई बाय डेल्टा टी। इस फॉर्मूले का यूज करो, आराम से तुम अल्फा कैलकुलेट कर ले जाओगे। ठीक है, चलो भाई आगे बढ़ते हैं कि 8 वोल्ट विद्युत वाहक बल्ब वाली बैटरी एक संचायक बैटरी, इसका आंतरिक प्रतिरोध, वही आंतरिक प्रतिरोध वाला फॉर्मूला कौन सा लग जाएगा भैया? E इज इक्वल टू आई इंटू में R प्लस R। अलग अलग कॉन्सेप्ट लगेंगे, इनका यूज कीजिए, आपसे ये भी बन जाएगा। ठीक है, अब मैं डायरेक्ट क्वेश्चंस को बहुत तेजी से नहीं पढ़ रहा हूं, मैं डायरेक्ट क्वेश्चंस पर आ रहा हूं और कोशिश कर रहा हूं कि हिंट दे के आगे बढ़ूं। समान वोल्टेज पर जुड़े 50 वाट और 200 वाट के दो बल्बों के प्रतिरोधों की तुलना करो। देखो फॉर्मूला क्या होता है, P इज इक्वल टू V इंटू में I होता है, लेकिन I इज इक्वल टू सॉरी V इज इक्वल टू आई आर होता है, तो I स्क्वायर R हो जाएगा। एक मिनट, ये गड़बड़ हो जाएगा, हमें तो V चाहिए था, तो I इज इक्वल टू क्या होता है V अपॉन R। ध्यान दीजिएगा, V इज इक्वल टू हमारे पास आई आर होता है, तो I इज इक्वल टू V अपॉन R, ये हो जाएगा V स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर, R से स्क्वायर कैंसिल, फॉर्मूला पावर का V स्क्वायर अपॉन में R। यदि आप ये फॉर्मूला कैलकुलेट, ये फॉर्मूला यूज करेंगे, कौन सा? P इज इक्वल टू V स्क्वायर अपॉन में R, तो P1 और P2 निकालना और R1 और R2 निकालना, V सेम है तो कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, चलो
आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन सर, समान वोल्टेज पर जुड़े 100 वोल्ट और 400 वोल्ट, वही सेम फॉर्मूला। कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे हम? P इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाय आर। ये दिए फॉर्मूले का आप उपयोग कर लेते हैं, आसानी से ये क्वेश्चन बन जाएगा आपसे। ठीक है, चलो भाई अगले क्वेश्चन पर आते हैं। 220 वोल्ट और 200 वोल्ट का है बल्ब जल रहा हो तो उसकी प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। वही सेम कहानी बार बार पूछी जा रही है, तो इसको अपन छोड़ते हैं, आगे बढ़ते हैं और पढ़ते हैं पार्ट 4 पे। पार्ट 4 में हमारे पास यहाँ पर एक क्वेश्चन दे रखा है कि हमारे पास एक तार है, नीचे की तरफ नहीं गिर पा रहा है क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड उसको रोक के रख रही है। मतलब जो तार का भार है mg, वो इलेक्ट्रिक फील्ड के ILB के बराबर होगा। यदि आपसे बी ही पूछ लिया जा रहा है तो आप लिखेंगे सर mg अपॉन में I इंटू में क्या हो जाएगा सर? L हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा सर? I इंटू में L हो जाएगा। बस यहाँ पर अपन वैल्यू रखें, M की वैल्यू रखें, G की वैल्यू रखें, I की वैल्यू रखें और IL की वैल्यू रखें, अपना आंसर आसानी से आ जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या हमारे पास बोला गया सर? एक मैग्नेटिक फील्ड दे रखी है 6 इंटू 10 टू द पावर -6 इंटू 10 टू द पावर -4 टेस्ला। ठीक है, और यहाँ पर 3 इंटू 10 की पावर 7 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चाल से कोई इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है। द्रव्यमान दे दिया उसका और बाकी सब दे दिया। आपसे पूछ रहे हैं इलेक्ट्रॉन के पथ की त्रिज्या क्या होगी? R इक्वल टू क्या होता है? फॉर्मूला याद करो, अभी कल ही परसों में आपको पढ़ाया है मैंने कि mv स्क्वायर अपॉन में R इक्वल टू क्या हो जाएगा सर? QVB। तो यदि यहाँ से मैं R का फॉर्मूला निकालना चाहूं तो ये क्या हो जाएगा सर? mv बटे में QB। इसकी वैल्यू रखेंगे, अपना आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन सर हमारे पास क्या? अगला क्वेश्चन हमारे पास कोई विद्युत धारा अवयव क्या लगाएंगे? बायो सेवर्ट का नियम लगाएंगे। मैग्नेटिक फील्ड पूछिए ना, लगा दीजिए बायो सेवर्ट का नियम। म्यू नॉट अपॉन 4 पाई क्या हो जाएगा? इंटू में I dl साइन थीटा और अपॉन में आ जाएगा R स्क्वायर। अगले क्वेश्चन पर आइए। अगला क्वेश्चन हमारे पास है 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाली 100 कुंडलियों के एक सघन रूप से लिपटी कुंडली में 1 एम्पीयर की धारा प्रवाहित हो रही है। कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण क्या होगा? क्वेश्चन है कंसीडर अ टाइटली बाउंडेड 100 टर्न कॉइल। फॉर्मूला हो जाएगा हमारे पास B बराबर म्यू नॉट NI अपॉन में 2R। ये फॉर्मूला लगाइए, अपना आंसर ले आइए और अपन बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन पे फोकस करेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है सर? 0.5 मीटर लंबाई और 1 सेंटीमीटर त्रिज्या वाली एक परिनालिका में 500 फेरे हैं। इनमें 5 एम्पीयर की धारा प्रवाहित हो रही है। परिनालिका के भीतर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन ध्यान से सुनना। अ सोलेनॉइड ऑफ लेंथ 0.5 मीटर हैज अ रेडियस ऑफ 1 सेंटीमीटर एंड इज मेड ऑफ 500 टर्न्स। इट कैरीज अ करंट ऑफ 5 एम्पीयर। व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सोलेनॉइड? फॉर्मूला क्या हो जाएगा सर? फॉर्मूला हो जाएगा B इज इक्वल टू म्यू नॉट NI। म्यू नॉट की वैल्यू सबको मालूम है 4 पाई इंटू, यदि याद ना आती हो तो 4 पाई इंटू 10 टू द पावर -7। N क्या है? नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ मतलब प्रति एकांक लंबाई में फेरों की संख्या। और I क्या है सर? करंट, बोले तो धारा। ठीक है, आप बढ़िया तरीके से इसको निकालिएगा। 500 फेरे हैं और लंबाई कितनी है सर? 0.5। स्मॉल n की वैल्यू यहां से आ जाएगी, करंट दी है, आप कैलकुलेट इसको कर डालेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। 2 मीटर लंबाई वाली 100 कुंडलियों में से 2 मीटर लंबाई वाली 100 कुंडलियों से एक बनी एक परिनालिका 10 एम्पीयर की धारा प्रवाहित हो रही है। परिनालिका के अंदर वही फॉर्मूला B बराबर क्या है? म्यू नॉट NI। क्या? म्यू नॉट NI। चलो अगले क्वेश्चन को ध्यान दूंगा। किसी स्थान पर पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज अवयव ये है। ठीक है, क्षेत्र की दिशा भौगोलिक दक्षिण से भौगोलिक उत्तर की तरफ है। एक अत्यंत लंबा सीधा चालक 1 एम्पीयर की स्थिर धारा वहन कर रहा है। जब इस चालक को एक क्षैतिज मेज पर रखा जाता है तो उस पर प्रति एकांक लंबाई में लगने वाले बल ज्ञात कीजिए। प्रति एकांक लंबाई में लगने वाला बल, यदि आपको याद हो फॉर्मूला था सर, फॉर्मूला लगाएंगे सर बिल साइन थीटा। कौन सा लगाएंगे? बिल साइन थीटा का फॉर्मूला लगाएंगे। फिर उसके बाद एक दूसरा फॉर्मूला भी हमारे पास आ जाता है। ठीक है, क्या? एक दूसरा फॉर्मूला भी हमारे पास आ जाता है जो हो सकता है हमारे पास फोर्स का। ठीक है, और फोर्स का दूसरा फॉर्मूला था म्यू नॉट I1 I2 और बटे में क्या था हमारे पास? बटे में था सर हमारे पास 2 पाई d। इन दो फॉर्मूले का उपयोग से आप इसको आसानी से हल कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन, 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले 100 फेरों की सघन रूप से लिपटी वृत्ताकार कुंडली 3.2 एम्पीयर की धारा प्रवाहित हो रही है। कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र का मान क्या होगा? कुंडली का चुंबकीय आघूर्ण क्या होगा? फॉर्मूला हो जाएगा हमारे पास, दो फॉर्मूले यूज करेंगे। B बराबर म्यू नॉट NI अपॉन में 2R। दूसरा फॉर्मूला हमारे पास आएगा M बराबर I इंटू में A। ठीक है, ये दोनों चीजें का
पहला क्या है, मैग्नेटिक फील्ड बताएगा सेंटर पे, दूसरा सर क्या बताएगा, मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ दिस कॉइल। ठीक है, चलो भाई अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन, a circular coil of wire consisting of 100 turns each of radius 8.0 centimeter carries a current of 0.40 ampere. What is the magnitude of magnetic field at the center of the coil? सेंटर पे कॉइल के मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, फॉर्मूला वही सब निकालेंगे भाई। सर्कुलर कॉइल है, B बराबर म्यू नॉट एन आई अपॉन में क्या हो जाएगा सर जी, 2r हो जाएगा। ऐसे बहुत सारे फॉर्मूले आएंगे। अभी ध्यान देंगे, मैं लगातार आप लोगों को क्वेश्चन बता रहा हूं। अब ये क्वेश्चन यदि आप ध्यान दे पाए तो और क्वेश्चन हमारे सामने हैं, आप डायरेक्ट हम क्वेश्चन को देखेंगे। ठीक है, ध्यान से देखिए, ये क्वेश्चन पहले भी आ चुका है, आपसे शायद ये बनता हो। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन क्या है, एक लॉन्ग स्ट्रेट वायर है, हॉरिजॉन्टल प्लेन कैरीज अ करंट ऑफ 50 एम्पीयर इन नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन, गिव द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ बी एट अ पॉइंट, बी मतलब कि क्या है भैया, मैग्नेटिक फील्ड एट अ पॉइंट 2.5 मीटर ईस्ट ऑफ द वायर। क्या फॉर्मूला लगा देंगे, B इज इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन में क्या आ जाएगा सर जी, 2πr। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन क्या होगा, अगला क्वेश्चन होगा एक तार जिसमें 8 एम्पीयर विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, 0.15 टेस्ला के एक समान चुंबकीय क्षेत्र से 30 डिग्री का कोण बनाते हुए रखा है। इसको एकांक लंबाई पर लगने वाले बल का परिमाण और इसकी दिशा क्या है। अब ऐसे ढेरों सवाल आपको देखने के लिए मिल सकते हैं जो कि आप इस पीडीएफ में देख सकते हैं। यहां पर एक सवाल है, यहां पर दूसरा सवाल है, यहां पर तीसरा सवाल है, ऐसे ढेरों सवाल आपको देखने के लिए मिल सकते हैं। तो मैं एक एक करके जल्दी से फॉर्मूला की डिस्कशन कर लेता हूं, क्वेश्चन बता देता हूं और जल्दी से खत्म करते हैं। जैसे इसका फॉर्मूला क्या है सर, एम बी साइन थीटा लगाइए, एम कैलकुलेट करना है, बाकी चीजें आपको दे रखी हैं, आसानी से आ जाएगा मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट। ठीक है, अब ऐसे क्वेश्चन आपको बहुत सारे देखने के लिए मिल सकते हैं। मैं डायरेक्ट अगले चैप्टर के पहले क्वेश्चन को डिस्कस करूंगा। अगले चैप्टर का पहला क्वेश्चन है, यहां पर आपको क्या निकालना है, कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल तथा विद्युत धारा, मतलब कि आपको इंड्यूस ईएमएफ कैलकुलेट करना है और इंड्यूस करंट कैलकुलेट करना है। ठीक है, चलिए भैया आगे बढ़ेंगे। और क्या क्वेश्चन देखने के लिए मिल सकते हैं, आपके एकदम सामने सटीक रूप से आपको क्वेश्चन दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, तो इन क्वेश्चन का चाहो तो तुम स्क्रीनशॉट ले सकते हो जब तक मैं बोलता हूं, या फिर आपको इसका पीडीएफ व्हाट्सएप के चैनल पे मिल ही जाएगा। ठीक है, तो ये बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो अलग अलग प्रकार से आपके सामने हो सकते हैं। मैं बात करूंगा प्रत्यावर्ती धारा की। तो प्रत्यावर्ती धारा में पहला क्वेश्चन है, एक विद्युत बल्ब 220 वोल्ट आपूर्ति पर 100 वाट का है, ज्ञात कीजिए बल्ब का प्रतिरोध, स्रोत का शिखर वोल्टेज, बल्ब में प्रवाहित आरएमएस धारा। ठीक है, एक लाइट बल्ब है, 100 वोल्ट रेटेड है कि 220 वोल्ट पे चलेगा। आपको निकालना है आरएमएस करंट, आईआरएमएस का फॉर्मूला आपको मालूम होगा, पीक वोल्टेज वी नॉट, पीक वोल्टेज मतलब क्या निकालना है सर, वी नॉट, आरएमएस धारा, तो आरएमएस धारा का मतलब क्या हो गया सर, आरएमएस धारा का मतलब हो गया आईआरएमएस निकालना है, और साथ ही साथ में आपको क्या निकालना है, रेजिस्टेंस निकालना है। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन देखने मिल सकता है। आइए पाठ क्रमांक 8 पर आते हैं। ये सारे क्वेश्चन का चाहो तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं, पर मैं डायरेक्ट आऊंगा पाठ क्रमांक 8 के पहले प्रश्न पर। ठीक है, चलिए भाई, तो पहला प्रश्न हमारे पास पाठ क्रमांक 8 में आपको देखने मिल सकता है कि सर 25 मेगाहर्ट्ज आवृत्ति की एक समतल विद्युत चुंबकीय तरंग निर्वात में एक्स दिशा के अनुदिश गतिमान है। दिक् काल मतलब कि स्पेस की बात कर रहे हैं, किसी विशिष्ट बिंदु पर इलेक्ट्रिक फील्ड इतनी है, बिंदु पर बी मतलब कि सर चुंबकीय क्षेत्र का मान निकालना है। फॉर्मूला क्या होता है, C इज इक्वल टू E अपॉन में B। यदि आप ये फॉर्मूला निकालोगे आराम से, इलेक्ट्रिक फील्ड आपको दे रखी है, स्पीड ऑफ लाइट 3 × 10⁸ आपको मालूम है, B आप कैलकुलेट कर लोगे। अब इस पार्ट से जो क्वेश्चन आएंगे उनको आप चाहो तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, क्योंकि मैं डायरेक्ट आगे बढ़ रहा हूं और बात करूंगा पाठ क्रमांक 9 की। ठीक है, किरण प्रकाश की। किरण प्रकाश की में क्वेश्चन है, 15 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या वाले एक अवतल दर्पण के सामने किसी वस्तु 10 सेंटीमीटर तथा 5 सेंटीमीटर दूरी पर रखा गया है। प्रत्येक स्थिति में प्रतिबिंब की स्थिति, प्रकृति तथा आवर्धन ज्ञात कीजिए। हमको एक ऑब्जेक्ट रख दिया हमने, कभी 10 सेंटीमीटर सामने, कभी 5 सेंटीमीटर सामने, कौन के, मिरर के। अब मिरर है तो मिरर फॉर्मूला लगाओगे 1/f इक्वल टू 1/v प्लस में 1/u, और आप दूसरा मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला -v अपॉन u। यदि ये दो फॉर्मूले यूज कर लिए और आपने यूज करना सीख लिया तो आसानी से ये वाले प्रश्न बन जाएंगे। आगे क्वेश्चन का आप स्क्रीनशॉट लेते चलेंगे। मैं डायरेक्ट बात करूंगा चैप्टर नंबर 10 के पहले क्वेश्चन की। ठीक है, चैप्टर नंबर 10 में पहला क्वेश्चन क्या आएगा भैया, ये क्या निकालना है सर, पावर निकालना है, P इज इक्वल टू 1/f आएगा सर, बहुत आसान सा बन जाएगा आपसे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि और क्या सवाल हमारे सामने हैं। ठीक है, चलो भाई, तो सवाल के बारे में चर्चा करते हैं कि और क्या सवाल है। सबसे पहले तरंग प्रकाश के पर आएंगे। कांच का अपवर्तनांक 1.5 दे रखा है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास 1.5 दे रखा है। व्हाट इज द स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास,
वैक्यूम में तो दे रखी है। फॉर्मूला क्या होता है सर, C इज इक्वल टू V1 अपॉन V2, ठीक है, एक मिनट, C इज इक्वल टू नहीं, म्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अपवर्तनांक इज इक्वल टू, ठीक है, तो V2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा सर, V1 अपॉन में म्यू, V1 क्या है सर 3 इंटू 10 टू द पावर 8, म्यू कितना है सर जी हमारे पास 1.5, क्या हो जाएगा 2 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड, ये हमारे पास स्पीड ऑफ लाइट आ गई। चैप्टर नंबर 10 के ऐसे क्वेश्चन आपको देखने मिल सकते हैं, तो करना ना भूलें। और क्या क्वेश्चन मिल सकता है भाई, इसका तो तब तुम स्क्रीनशॉट लोगे, यंग का द्वितीय प्रयोग आ सकता है, यंग का डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट आ सकता है, और आ सकता है भैया इसी के जैसे एक और क्वेश्चन, ठीक है। अब अपन आते हैं चैप्टर नंबर 11 पे, विकिरण तथा द्रव्य की द्वैत प्रकृति, बोले तो डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन मैटर। क्वेश्चन हमारे पास है कि 6 × 10⁻14 हर्ट्ज आवृत्ति मतलब फ्रीक्वेंसी का एक वर्णीय प्रकाश लेजर के द्वारा उत्पन्न किया जाता है, उत्सर्जन क्षमता सर इतनी दे रखी है वॉट में। अब प्रकाश किरण पुंज में किसी फोटोन की ऊर्जा कितनी है, फॉर्मूला E इक्वल टू hν वाला। स्रोत के द्वारा औसतन प्रति सेकंड फोटोन सॉरी कितने फोटोन उत्सर्जित होते हैं, ये पूरी गिनती निकालनी। n इक्वल टू फॉर्मूला क्या हो जाता है सर, P अपॉन में E, इसका यूज कीजिए और अपना आंसर आ जाएगा। अगले क्वेश्चन का आप स्क्रीनशॉट लेते जाइए, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन है हमारे पास। वही लोग क्वेश्चन पे, बहुत सारे क्वेश्चन पे फोकस करेंगे जो थ्योरी पूरी कंप्लीट कर चुके हैं, जिनकी पूरी थ्योरी कंप्लीट नहीं है, इसके एक एक दो क्वेश्चन करते चलेंगे, सारे के सारे करने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। चलो परमाणु पर आते हैं। परमाणु में हो सकता है सर के क्वेश्चन आ जाए, हाइड्रोजन परमाणु में कक्षीय त्रिज्या तथा इलेक्ट्रॉन का वेग परिकलित कीजिए, ठीक है, और दोनों कैलकुलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी को बेस बना के बताया है, इसलिए इसको कर लीजिएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चंस आपके सामने दिखाई दे रहे हैं, ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो सकते हैं यदि आप प्रैक्टिस करने का समय है आपके पास तो, ठीक है। चलो भाई, तो आगे बढ़ेंगे और नाभिक की बात करेंगे। नाभिक में हमारे पास है लोहे के नाभिक का द्रव्यमान 55.85 यूनिट है, A56 है, इसका नाभिकीय घनत्व ज्ञात कीजिए। नाभिकीय घनत्व के बारे में आपको मालूम हो तो नाभिकीय घनत्व द्रव्यमान संख्या से क्या होता है सर जी, द्रव्यमान संख्या पे डिपेंड नहीं करता। मैं बोलूं कि सर न्यूक्लियर डेंसिटी जो होती है वो मास नंबर पे डिपेंड नहीं करती, पर जिन चीजों पे करती है उसके हिसाब से आप सॉल्व करके बता सकते हैं, या फिर डायरेक्ट आप वैल्यू भी बता सकते हैं, ठीक है। 1 ग्राम पदार्थ के समतुल्य ऊर्जा ज्ञात कीजिए सर, 9 × 10⁻−13 जूल करके आंसर आता है। कितना सर, 9 × 10⁻+13 जूल आता है। क्यों भैया, E इक्वल टू mc² लगा लीजिए, क्या हो जाएगा सर 10⁻³ गुणित में 3 इंटू 10 टू द पावर 8 का होल स्क्वायर, क्या हो जाएगा 10⁻³ गुणित में 3 3 जा 9 और 8 दूनी 16, 16 में से 3 गया तो 13, 9 × 10⁻13 जूल, ये अपना आंसर आ जाएगा। तो इस प्रकार से नाभिक के प्रश्न कीजिएगा, ठीक है, ये सारे नाभिक के प्रश्न है। ये तो वो प्रश्न है, आपको बता दूं कि ये जो वाला है ना, ये वो प्रश्न है जो 2025 के बोर्ड एग्जाम में आ चुका है और बहुत बड़ा प्रश्न है, हल करना आसान है, सॉरी हल करना कठिन नहीं है, ठीक है। हल करने में यदि आप ध्यान देंगे तो हल करेंगे तो सिर्फ वैल्यू रखनी है, पर वो जो मल्टीप्लिकेशन डिवीजन है बहुत ज्यादा परेशान कर जाता है। चलिए, तो इस प्रकार से आपको 13 के पार्ट के क्वेश्चन दिखाई दिए जा रहे हैं और इसी प्रकार से आपको पार्ट क्रमांक 14 का सवाल दिखाई देता है, और ये हमारे लिए अंतिम सवाल था। आप देख सकते हैं सवाल को, ये हमारा अंतिम सवाल है, और इसके साथ आपके मन में आ सकता है सर सॉल्व नहीं कराएं, बिल्कुल नहीं कराए हैं, ना तो हमारे पास समय बच रहा, ना तो आपके पास समय बच रहा है। तो मिलते हैं अपन अपनी लाइव लेक्चर में, तब तक के लिए बस यही कहना चाहूंगा कि ये जितने भी दिए हैं ना, इनको आपको तब करना है जब आपकी थ्योरी पूरी कंप्लीट हो चुकी हो, और यदि थ्योरी कंप्लीट है तो आंकिक प्रश्नों की तरफ बढ़ जाएंगे। आंकिक प्रश्न में बहुत ज्यादा समय नहीं देंगे, क्योंकि बहुत सारे प्रश्न देने के बाद भी इसमें से भी घुमा फिरा के पूछे जा सकते हैं। बार बार हर एक बच्चे को सचेत कर रहा हूं, आंकिक प्रश्न में बहुत ज्यादा समय बर्बाद करने से अच्छा आप डेरिवेशन थ्योरी कंप्लीट कर लें, पर उसके बाद थोड़ा बहुत आंकिक प्रश्नों पर भी आ जाएं, ताकि 70 में 70 लाया जा सके। तो 70 में 70 की पूरी तैयारी में मिशन मेरिट में मैं आपके साथ में हूं। अब आप कितनी मेहनत करते हैं बस यही देखना है। तो मिलते हैं किसी नए लेक्चर में, तब तक के लिए बस यही कहना चाहूंगा, बोर्ड एग्जाम के लिए ऑल द वेरी बेस्ट, गुड डे एंड थैंक यू।